स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक है। जी काइंडली आपको कल होमवर्क एक दिया था यार। पेज नंबर क्या था? ये पढ़ा सारा सारा डिटेल में? वर्किंग में तो नहीं का मसला? जी नहीं हो गया फिलहाल तो काम निकालो। चलें सर जी मीनवाइल जरा पेज नंबर निकालें 97। छोटे छोटे काम सर जी साथ साथ करते रहने काइंडली, जरा कॉन्सेप्ट साथ साथ डेवलप हो जाता है। ये जरा इसकी चार्जिंग सेटल की करें। जी पेज नंबर 97 पे आइएगा जरा। इसके दरमियान से थोड़ा सा नीचे हेडिंग ढूंढना, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये असल में जो हम IAS 37 पढ़ रहे थे, प्रोविजन कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका जो क्वेश्चन है सिनेरियो बेस, वो एक और छोटा सा स्टैंडर्ड है उसके साथ मिक्स होके आता है। तो आज जरा हम पहले उसे भी कवर कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बल्कि मुझे कल भूल गया जरा, आप लोगों ने FA1 में स्टैंडर्ड्स तो लिए हैं मैंने, ये जरा काइंड पकड़ेंगे जरा एक मिनट जरा। ये दोनों जरा ये पार्ट दिखाइए जरा एक मिनट। ये स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है आप लोगों के पास? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। ये पार्ट है इधर, ठीक है। नहीं पढ़ा कल काइंडली आपके पास ना जरा स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एक तो पार्ट A2 और साथ पार्ट B, दो होने चाहिए मेरे। कौन कौन से कह रहे हो? पार्ट A2 और पार्ट B, ठीक है जी। बाकी डेफिनेटली अगर किसी के पास नहीं है तो वो फिर इंशाल्लाह अवेलेबल कर लेगा, लेकिन कार्डली होने चाहिए। मेरे ख्याल आप लोगों ने ले लिए थे FA1 में। मुबीन इसका स्टैंडर्ड्स की वो फाइल भी है, वो जो सॉफ्ट कॉपी बनाई हुई है, वो फिर क्लास के बाद रखा था। चलो मीन वाले इस डिस्कशन को छोड़ेंगे फिर। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड IAS 10 आज हमने जरा डिस्कस करना है। जो हमने डिस्कशंस किए हैं कल तक, उसी को जहन में रखे, उसी के बेस पर फर्दर डिस्कशन है। IAS 10 का कॉन्सेप्ट समझने से पहले पाकिस्तान में कुछ कंपनी से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। 3 पॉइंट्स लिखे हुए, पहले जरा ये मेरे साथ पढ़ लेना। जान मोहम्मद साहब जाने दो गुस्सा यार, पेज नंबर खुदा का नाम लिया करें यार, एक ही चीज को साइंस बनाया हुआ है रोज हमने। प्लीज पेज नंबर 97 है यार। Some legal requirements in Pakistan relating to this topic, which is IAS 10. Every company in Pakistan is required to conduct an AGM of its shareholders within a period of 120 days following the close of its financial year. पता है ये बात सबको? अब उस मीटिंग में बहुत से एजेंडा आइटम होते हैं, 4 चीजें मेरे ख्याल होती हैं, लेकिन जो आपको इस टॉपिक के एंगल से पता होना चाहिए, 1 एजेंडा आइटम मतलब उस मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, उसमें से एक चीज ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होती हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनली शेयर होल्डर्स अप्रूवल देते हैं। बाकी मेरा ख्याल डिविडेंड डिसीजन भी होता है। पिछले मीटिंग्स की अगर कोई मिनट्स बने हो तो उसकी अप्रूवल भी शायद होती है। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड एक एजेंडा आइटम ये भी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्कशन होती है, शेयर होल्डर्स आते हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं और फिर फाइनल अप्रूवल जो है वो शेयर होल्डर्स देते हैं। ठीक है। अब अगर उन्होंने AGM में फाइनल अप्रूवल देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फिर लॉ की एक तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट 21 डेज बिफोर
लिखा हुआ पढ़ लो, हाँ वो पढ़ लो। एट लीस्ट 21 डेज बिफोर एजीएम से एनुअल जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले कि ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने शेयर होल्डर्स को एक इनविटेशन ऑफ मीटिंग भेजना है, उसे फिर नोटिस ऑफ मीटिंग कहते हैं, लेकिन उसके साथ फिर एक साइंड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए। अब साइंड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी डिस्पैच टू शेयर होल्डर। अब यहाँ जो साइंड कॉपी है ये डायरेक्टर्स की साइंड कॉपी होती है, डायरेक्टर्स, और जैसे फिर इस डिस्कशन में समटाइम मैनेजमेंट भी बोला जाता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इनिशियली वो जो मैनेजमेंट है मींस डायरेक्टर्स साइन करते हैं और फाइनल अप्रूवल फिर शेयर होल्डर्स देते हैं एजीएम में। अब डायरेक्टर्स मैंने वर्ड लिख तो दिया, लेकिन अगर लॉ में होपफुली आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने, वो भी डायरेक्टर्स का असल में हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने साइन करना होता है और एक डायरेक्टर ने, लेकिन अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान में शायद ना हो तो फिर 2 डायरेक्टर्स ने साइन करने होते हैं। और लिस्टेड कंपनीज अगर हैं तो उसमें मेरा ख्याल सीएफओ ने भी साइन करना होता है। ठीक है, तो इनिशियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट कह लें वो साइन करते हैं और फिर फाइनल अप्रूवल जो है शेयर होल्डर्स ने एजीएम में देनी होती है। अब इस सारी स्टोरी का मतलब ये बनेगा कि हम कुछ एग्जांपल जरा ले लेते हैं। मसलन एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, बस ठीक है, बाकी वो ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगी फर्दर लॉ की मैं बातें बीच में रखता हूँ। लेट्स अज्यूम एक कंपनी है जिसका अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से 1 पे और देयरफॉर एंड हो जाएगा 30 जून 2022 पे। तो अगर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट है, जिसे फिर रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं, इस डेट पे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इस पीरियड की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इस पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड पे बनती है, ये तो सबको पता ना। तो इसे फिर रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं, जिस डेट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बननी है। तो अब जरा कैंडिडेट दोबारा पॉइंट्स एक एक करके अगर देखें, अब ईयर एंड अगर हमारा 30 जून है तो विद इन 120 डेज, अब विद इन 120 डेज एग्जैक्टली असल में जो नेक्स्ट मंथ आते हैं ना उसमें सारे महीनों में 30 दिन नहीं है, तो जुलाई का महीना उसमें 31 डेज हैं, फिर अगस्त में भी 31 डेज हैं, सितंबर में जाकर 30 हो जाते हैं, अक्टूबर में 31 डेज हैं। तो अगर हम इस तरह से काउंट करें ना तो कैलकुलेटर पकड़ना, 31 हो जाएंगे जुलाई में, 31 अगस्त में भी हैं, तो 62 तो यही हो जाने, फिर 30 सितंबर तक अगर लगाना 30 और 92 शायद, तो ये तकरीबन 28 या 29 अक्टूबर मैक्सिमम डेट है। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? तो मतलब 28 अक्टूबर अगर 120 डेज है तो 28 अक्टूबर तक ये एजीएम मैक्सिमम हो जानी चाहिए अगर ईयर एंड 30 जून है तो। लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आखिरी दिन ही हो, ये उससे पहले भी हो सकती है। तो लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन के हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी ने अपनी एजीएम जो है वो 25 अक्टूबर को डिसाइड की है। तो अब इस 25 अक्टूबर वाली जो एजीएम है, अगर सेकंड पॉइंट को साथ रखें, फिर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस होनी है। कौन सी वाली? अगले साल की? ये जो पिछले साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ जाकर डिस्कस होनी है। तो इतना लंबा अरसा क्यों है? हाँ जी, इस टाइम पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन होनी होती है। आखिरी दिन ही सारी एडजस्टमेंट्स नहीं हो सकती, अगर चंद एडजस्टमेंट्स हम जहन में लाएं, मसलन छोटी छोटी भी अगर जहन में लाएं, पहले स्टॉक की वैल्यूएशन होनी है, ईयर एंड पे तो स्टॉक गिना जाता है, फिर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होनी है, उसकी एनआरवी के साथ कंपैरिजन होना है, फिर उसमें से लोअर सेलेक्ट होना है, फिर उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में चले जाएं, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स अगर होनी है, IAS 12 अगर जहन में लाएं, अगर प्रोविजन जहन में लाएं, जो प्रोविजन जिस वक्त पढ़ रहे हैं डिसमेंटलिंग वगैरह की, तो बहुत सा टाइम तो ईयर एंड के बाद अकाउंटेंट्स का अपना लग जाता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी एंट्रीज हमने पूरी करनी होती हैं। फिर उसके बाद अगर कंपनीज की हम बात कर रहे हैं तो कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, हर कंपनी ने अपना ऑडिट भी करवाना, तो ऑडिट भी अगर नॉर्मल साइज ऑफ कंपनी भी है तो 1 महीना तो मिनिमम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर लॉ में एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जिसमें फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना पहले फाइनलाइज करके अल्टीमेटली फिर अप्रूव की जा सके। तो अब अगर इसे इसमें हम लॉ की बातें साथ ऐड करते रहे तो पॉइंट नंबर 3 पे है जरा। अब अगर 25 अक्टूबर पे ये एडीएम डिसाइड हुई है तो तकरीबन 21 दिन पहले 4 अक्टूबर की डेट चले, मैक्सिमम 4 अक्टूबर की डेट तक
एटलीस्ट 21 डेज है, ये भी इससे पहले भेजी जा सकती है, लेकिन 21 डेज तो मिनिमम है। तो लेट्स अज्यूम, चले फॉर सेक ऑफ डिस्कशन के 4 अक्टूबर को इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच करनी है। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच करनी है तो क्या इस दिन फिर फाइनल होनी चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से? क्या कहा? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर डिस्पैच होनी है तो पॉइंट नंबर 3 में ही पढ़ रहे हैं आप, साइंड कॉपी होनी चाहिए। अब साइंड बाय मैनेजमेंट है तो इसका प्रोसीजर नॉर्मली ये होता है कि 4 अक्टूबर को अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्पैच होनी है तो 1-2 दिन तो प्रिंटिंग प्रोसेस में भी लगते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि अब वेबसाइट पे भी शायद ऑनलाइन भी होती हैं, लेकिन जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो शायद अभी भी रिक्वायर्ड है कि हार्ड कॉपी में भी सेंड करनी है। क्वार्टरली वगैरह जो है वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ वेबसाइट पे सफिशिएंट है। तो लेकिन ये जो कंपनीज है, डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही, तो उन्होंने हार्ड कॉपी भी शायद सेंड करनी होती है, तो उसमें प्रिंटिंग में भी 2-3 दिन लगने। तो नॉर्मली होता ही है कि इस डिस्पैचिंग डेट से 2-3 दिन पहले, लेट्स अज्यूम सपोज 1 अक्टूबर, इस दिन तक फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से फाइनल हो जाती हैं, और फिर जिस दिन से उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट फाइनल कर देती है उस डेट को फिर डेट ऑफ ऑथराइजेशन बोला जाता है। और डेट ऑफ ऑथराइजेशन का डेफिनेटली यहाँ पे मतलब है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मींस डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर 4 अक्टूबर को फॉर एग्जांपल डिस्पैच करनी तो लेट्स अज्यूम, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज हुई हैं। अब ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट करना, और मैनेजमेंट डेफिनेटली मींस वो जिस हमें सीएफओ है या डायरेक्टर्स व्हिटएवर इज द केस। ठीक है, लेकिन जिस दिन अब वो साइन कर देंगे तो उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंटिंग में चलेगी, फिर डिस्पैच होनी है उस, इट मींस 1 अक्टूबर तक, सॉरी मैंने फर्स्ट जनवरी लिख दी, 1 अक्टूबर तक 2022 तक इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 30 जून 2022 वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 1 अक्टूबर तक फाइनलाइज हो रही हैं, विच मींस इस टाइम पीरियड में अब 1 जुलाई मींस इस टाइम पीरियड का मतलब होगा 1 जुलाई 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक बिफोर साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 30 जून 2022 में अगर हम चाहें तो कोई एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर अगर हमें देना है वो भी दे सकते हैं। बट वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर साइंड बाय मैनेजमेंट, फिर उसके बाद ये प्रिंटिंग में चली जाएंगी, फिर उसके बाद हम इसका कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर कोई फर्दर एडजस्टमेंट होनी है तो वो नेक्स्ट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट के कंट्रोल में कब तक होती हैं? जब तक वो मैनेजमेंट की तरफ से ऑथराइज ना हो। तो इनिशियल ऑथराइजेशन मैनेजमेंट की तरफ से, फिर उसके बाद डिस्पैचिंग होनी है, डिस्पैचिंग के बाद फिर 21 डेज शेयर होल्डर्स को इसलिए दिए हुए ताकि शेयर होल्डर्स भी उन 21 डेज में अंडरस्टैंड कर ले। खुद से उसे नहीं पता चले, पता चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, तो किससे कंसल्ट कर ले, उन दिनों में अपने पॉइंट्स नोट कर ले जो उन्होंने एजीएम में आकर फिर मैनेजमेंट से पूछने, तो उनको भी ताकि थोड़ा टाइम पीरियड मिले और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करके अपने पॉइंट्स वगैरह फाइनल कर लें, और फिर वो पॉइंट्स एजीएम में डिस्कस हो जाए, और आफ्टर दैट डिस्कशन फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस 30 जून 2022 वाली अल्टीमेटली फिर फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने बात की असल में वो क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट अप टू द डेट ऑफ ऑथराइजेशन बाय मैनेजमेंट। विद कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो एंट्रीज भी कर सकते हैं, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिगर्स को भी अमेंड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं। अब कब अमेंड करनी है, कब डिस्क्लोजर देने भी है नहीं देने, वो अभी मैंने बात नहीं की है। तो यहाँ तक हमारा जो इस पूरे स्टैंडर्ड का जो स्कोप है, ये जो हमने अभी पढ़ना है IAS 10 का, इसका स्कोप है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट टू द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट। तो ये इनिशियली एक डायग्राम से अगर आप बना लें इस पेज के स्टार्ट पे, 97 के स्टार्ट पे बनाना है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो इनिशियली जरा अपने सामने जरा
इस डिस्कशन से पहले, बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस द स्टैंडर्ड, एक डायग्राम सॉर्ट ऑफ बना लें ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमने किस पीरियड के अंदर अंदर डिस्कस करना है। जी, जो भी ईयर एंड है मिस्टर बैद, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड है उसके बाद विद इन 120 डेज की रिक्वायरमेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 30 जून पे एंड हो। जो भी आपका ईयर एंड है वहाँ से फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। ये नोट कर लेंगे तो कैंडी बताइएगा। जी, कंसोलिडेशन भी ऐसे ही होती है। ये नोटेड है रिप्ले अपने को नोट करेंगे। चलिए सर, ये आफ्टर दिस डिस्कशन अब आ जाए नीचे पेज नंबर 97 के बिल्कुल एंड पे एक ओवरव्यू हेडिंग है। उस ओवरव्यू हेडिंग की थर्ड लाइन पे पहले आ जाए। Events after the reporting period are defined in IS 10R। कल इंशाल्लाह आप स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे। इन डेफिनेशंस का ऐसा हमने याद नहीं करना, मैं आपको फिर वहां से हाईलाइट करवा दूंगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम IS 10 में एक डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं जो स्टैंडर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन है सॉर्ट ऑफ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, दीज आर दोज इवेंट्स, बहुत फेवरेबल अनफेवरेबल, फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी। उसकी एग्जांपल्स पे इंशाल्लाह बाद में आते हैं। दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। अपनी डायग्राम देखें जरा। अब यहाँ जो ऑथराइज फॉर इशू है, ऑथराइज फॉर इशू बाय मैनेजमेंट, अपने हाथ से लिखें। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारी एग्जांपल अभी हमने बनाई है डेट्स के साथ, 1 जुलाई 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अगर कोई इवेंट हो जाए तो वो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहलाएगा स्टैंडर्ड के मुताबिक। कहाँ से कहाँ तक हमारा स्कोप है? नहीं, इधर सही, इधर स्टैंडर्ड के वर्ड जरा करो जाए। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेके द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेके फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेके द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। इस टाइम पीरियड में अगर डेट्स के एंगल से सोचें दोबारा, 1 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर अगर कोई इवेंट हो जाए वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कहलाता है। इट मींस हम बैलेंस शीट डेट से पहले की बात नहीं कर रहे,
और ऑथराइजेशन के बाद की बात नहीं कर रहे। हमारा जो स्कोप है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेके द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट तक अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड में इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कहलाएगा। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए प्लीज। अब इस टाइम पीरियड में बस एक कोई एक वर्ड रखते हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन, मुझे आइडिया हो जाए सब साथ हैं कि नहीं। अब इस टाइम पीरियड में दोबारा बोर्ड पर देखो जरा, इस टाइम पीरियड में अगर कोई इवेंट हो जाए तो एज पर IAS 10 वो एडजस्टिंग इवेंट भी हो सकता है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी हो सकता है। डेफिनेटली इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन सब आएगी। इन एडजस्टिंग क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग क्या होता है, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन जस्ट इन वर्ड्स पे अगर आप गौर करें तो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग के वर्ड से क्या समझ आता है। हाँ जी, अगर कोई इस टाइम पीरियड के अंदर, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी हमने डबल एंट्री करनी है, जिसकी हमने डबल एंट्री करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 30 जून 2022 एडजस्ट करनी है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसकी हमने एंट्री नहीं करनी, सिर्फ डिस्क्लोजर देना, अगर वो सिग्निफिकेंट इवेंट है तो वो फिर नॉन एडजस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी इवेंट्स होंगे वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कहलाते हैं। और देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। एडजस्टिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं? जिनकी डबल एंट्री करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? अगले साल की या पिछले साल की? पिछले साल की, जो पीरियड हमसे रेलिवेंट है। और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट कोई हुआ तो फिर हम उसकी डबल एंट्री नहीं करेंगे, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे, वो भी अगर सिग्निफिकेंट इवेंट हो। ठीक है, ठीक है सर। अब आने जरा, मेरे ख्याल है थोड़ा सा चाहे इसी पेज के नीचे जरा छोटी सी दो डेफिनेशंस लिखें जरा, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होता है, जरा अपने हाथ से भी लिखें जरा। ये चले, मेरे ख्याल से लंबी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज पे आए, पहले जरा डेफिनेशन ढूंढना। पेज नंबर 98 के मिड में आए जरा पहले, फिर एग्जांपल्स पे बाद में जाता हूँ। एडजस्टिंग इवेंट्स एक हेडिंग होगी, छोटी सी एक डिस्कशन है, प्लीज साथ साथ रहिएगा जरा। अभी तक क्या बात हुई है, कोई अगर समराइज करना अपने जहन में। हाँ जी, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन पढ़ ली है। Events after reporting period are those events which occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorized for issue. अब इसमें दो तरह के इवेंट्स हैं, एक एडजस्टिंग है और एक नॉन एडजस्टिंग है। अब हम इस वक्त क्या डिस्कस करने लगे कि एडजस्टिंग इवेंट की तो कंसंट्रेशन रखनी है, बिल्कुल इंशाल्लाह सिंपल सी बहस निकल आनी है में। एडजस्टिंग इवेंट मिड ऑफ द पेज नंबर 98 में हम एडजस्टिंग इवेंट्स आर डिफाइंड इन IAS 10 as those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period. इधर evidence of condition words underline करो। दोबारा पढ़ने में साथ यही लाइन, those events that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period। अगर कोई कंडीशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एग्जिस्ट करती थी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट के बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने उस कंडीशन को कंफर्म किया है, तो ऐसा इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिस इवेंट ने उस कंडीशन को कंफर्म किया है, तो ऐसा इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। अब इस तरह समझ नहीं आएगा, जस्ट वर्ड जरा पढ़ के मेरे साथ एक सेकंड पेज नंबर 99 पे जाए जरा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एक डेफिनेशन ढूंढना जरा, पेज नंबर 99 के स्टार्ट में एक हेडिंग, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर डिफाइंड इन IAS 10 as, सी फर्स्ट लाइन पढ़ा, those that are indicative of condition that arose after the reporting period। तो कंडीशन वर्ड्स हैं जी दोनों में, आप इस पिछले पेज पे जाएं। कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी,
कंफर्म हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद के किसी इवेंट की वजह से, तो ऐसा इवेंट जो उस कंडीशन को कंफर्म करेगा जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था, वो इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। दोबारा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। और अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद ही अराइज हुई है, ठीक है, और बैलेंस शीट डेट के बाद ही कोई इवेंट ऐसा हुआ जिससे वो कंडीशन कंफर्म हुई है, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। शायद द मेन वर्ड्स आर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे। अब ये कंडीशन मींस क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। नहीं, वो अभी हम खुद से इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं। कंडीशन भी कोई खतरनाक चीज इंशाल्लाह नहीं है। अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी और वो कंफर्म हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद के किसी इवेंट की वजह से, तो वो इवेंट जो उस कंडीशन को कंफर्म करेगा जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जो हुआ है, वो इवेंट कहलाएगा एडजस्टिंग इवेंट। वो इवेंट कब हो रहा है, बैलेंस शीट डेट से पहले या बैलेंस शीट डेट के बाद? कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, वो इवेंट जो उस कंडीशन को कंफर्म करेगा बैलेंस शीट डेट के बाद, वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। ये इवेंट कब हुआ? बैलेंस शीट डेट के बाद। लेकिन वो कंफर्म क्या कर रहा है? उस कंडीशन को जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी। तो अगर बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, वो बैलेंस शीट डेट के बाद के किसी इवेंट से कंफर्म हुई है, तो ऐसा इवेंट एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। और अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद ही राइज हुई है और उसको जो बाद में राइज हुई है उसको किसी इवेंट ने कंफर्म किया है, तो वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग होगा। तो असल इसमें चीज है कंडीशन। अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो एडजस्टिंग इवेंट होगा अगर वो कंफर्म हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद। और अगर वो कंडीशन ही बैलेंस शीट डेट के बाद राइज हुई है, तो वो जो इवेंट जो उसे कंफर्म करेगा या नहीं करेगा, वो नॉन एडजस्टिंग होगा। तो मेन चीज क्या है कि क्या कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे थी या नहीं थी। अगर थी और कंफर्म बाद में हुई है तो एडजस्टिंग है, और अगर कंडीशन थी नहीं, वो बाद में राइज हुई है, तो उसको जो कंफर्म करेगा इवेंट, वो नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, तो बहरहाल ये अभी इन वर्ड्स के साथ अभी एज इट इज आपको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन द मेन वर्ड्स आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में क्या है, कंडीशन किस वक्त थी, बैलेंस शीट डेट पे थी या बैलेंस शीट डेट के बाद थी। इसको समझने नहीं, अभी इसको समझने के लिए आप ये जरा डेफिनेशन जो थोड़ी थोड़ी मैंने आपके सामने रखी है, इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स में आते हैं। पेज नंबर 98 पे 4 एग्जांपल्स लिखी हैं। तो प्लीज काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खास तौर पे सब स्टूडेंट से अपनी अपनी एग्जांपल्स रहने दें। ये कि एक नई चीज है, पहले चंद एग्जांपल्स मेरे साथ पढ़ लें, बाकी फिर ठीक है हम जितनी मर्जी एग्जांपल्स बना लें। एग्जांपल नंबर 1, वी आर ऑन पेज नंबर 98, सब साथ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेट है जी सपोज 30 जून 14। अब जो मैंने आपको छोटी सी एक डायग्राम बना के दिखाई है, वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग इनिशियली डेवलप करने के लिए थी। अब ये डेफिनेटली हर क्वेश्चन में ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है। तो बैलेंस शीट डेट थी सपोज 30 जून 2014। एज ऑन रिपोर्टिंग डेट देयर इज स्टॉक कॉस्टिंग 75,000। ठीक है, बैलेंस शीट डेट पे 75,000 रुपीज का 75,000 कॉस्ट का स्टॉक पड़ा था। ऑन 5 जुलाई 2014, बैलेंस शीट डेट के 5 दिन बाद, stock is damaged due to rains, because of which it is sold for rupees 5,000 on 10th July 2014। ठीक है, दोबारा इन्हीं लाइंस में ईयर एंड है जी 30 जून 14। स्टॉक पड़ा था, लेकिन क्या जो बैलेंस शीट डेट पे स्टॉक पड़ा था वो उस वक्त डैमेज फॉर्म में था। बैलेंस शीट डेट के बाद एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से, कौन सा इवेंट ऐसा हुआ, रेंज का इवेंट हुआ जिसकी वजह से फिर स्टॉक शायद ठीक ठाक कम प्राइस पे सेल हुआ। तो क्या हमें इस स्टॉक की सेल में लॉस हुआ? सेल में लॉस हुआ। कितने का ये स्टॉक था और कितना अल्टीमेटली कितने का बिका है? 5,000 का। तो कितना लॉस हुआ? 70,000। लेकिन क्या ये लॉस बैलेंस शीट डेट पे किसी कंडीशन के मौजूद होने की वजह से हुआ है, या वो कंडीशन जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस हुआ वो बैलेंस शीट डेट के बाद राइज हुई है? ये लॉस हुआ क्यों वैसे? नहीं, रेंज की वजह से क्या हुआ? डैमेज हुआ है। क्या ये डैमेज की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी? क्या ये डैमेज की कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद राइज हुई है? क्या लॉस हुआ है? लेकिन क्या ये लॉस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था? ये बैलेंस शीट डेट के बाद एक ऐसी कंडीशन राइज हुई है, डैमेज की कंडीशन, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली लॉस हुआ। तो क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा स्टॉक
30 जून की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में स्टॉक 75,000 पे ही रहेगा, या जो फ्यूचर में लॉस हो गया है उसको कंसिडर करके अब हम अपने स्टॉक को 5,000 पे लिख दें? ये स्टॉक जो होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड होता है, तो अल्टीमेटली बिका कितने पे? 5,000 पे। लेकिन किस वजह से ये कम प्राइस पे बिका? डैमेज होने की वजह से कम प्राइस पे बिका। अब ये डैमेज की कंडीशन किसी ने एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे। अगर फॉर एग्जांपल ये 20 जून को फॉर एग्जांपल ये काम हो जाता और बैलेंस शीट डेट पे ये स्टॉक डैमेज फॉर्म में पड़ा होता और बैलेंस शीट डेट के बाद सेल होने से हमें पता चलता कि इसकी तो सेल प्राइस कम हो गई है और देयरफॉर लॉस हो रहा है, तो क्या फिर बैलेंस शीट डेट पे स्टॉक के लॉस को कंसिडर कर लेते हैं? समझ आइए? अपना ओपिनियन बता दें, मैं फिर अभी एंड में कंक्लूड करता हूँ कि ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें जरा, ए है या एन है? आप तो पूरा बता दें, मैं फिर बाद में भी बताता हूँ, आप जरा सिनेरियो टू पढ़ो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट इज, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। Statement of financial position date is 30 June 14. Suppose stock is costing 1 lakh was damaged on 25th June and it was sold on 8th July. नहीं अभी पहले जरा कुछ वर्ड्स फाइनल करने। 30th जून है, ईयर एंड है, स्टॉक पड़ा है 1 लाख कॉस्ट थी। अच्छा, डैमेज होने से कॉस्ट कम नहीं होती, इस तरह की छोटी छोटी बातें ज़हन में रहनी चाहिए। डैमेज अगर होगी कोई चीज तो उसकी फिर अल्टीमेटली सेल प्राइस कम हो, कॉस्ट तो वही रहेगी जिस पे आपने परचेज किया होगा। तो स्टॉक की कॉस्ट थी 1 लाख, लेकिन फॉर एग्जांपल वो डैमेज हो गया था ईयर एंड से 5 दिन पहले, लेकिन क्या बैलेंस शीट डेट पे पड़ा? बैलेंस शीट डेट पे पड़ा है, आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब स्टॉक ने आना है। अब बैलेंस शीट डेट के बाद एक सेल का इवेंट हुआ है, उस सेल के इवेंट ने ये बताया है कि जरा फिगर्स देखें गौर से, 80,000 का फाइनली लॉस हुआ है। हाँ जी, अब ये सेल के इवेंट ने बताया है कि 80,000 का लॉस हुआ है, लेकिन ये जो सेल का इवेंट है क्या किसी कंडीशन को कंफर्म कर रहा है जो बैलेंस शीट डेट पे थी? कंडीशन ऑफ लॉस क्या थी? डैमेज ऑफ स्टॉक, वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, वो कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, उस कंडीशन को कंफर्म किया है इस सेल के इवेंट ने, और पता ये चला है कि अब स्टॉक की सेल पे हमें अल्टीमेटली लॉस हो गया है। देयरफॉर बैलेंस शीट डेट पे ये स्टॉक जो है 1 लाख पे आना चाहिए या 20,000 पे आना चाहिए? अब 20,000 पे अगर स्टॉक आएगा तो आपको पता है 80 पे नहीं आना चाहिए, ये क्लियर रखिएगा जरा। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, अब अगर हमें सेलिंग एक्सपेंसेस का नहीं पता तो व्हाट इज द एनआरवी? 20,000। व्हाट इज कॉस्ट? 1 लाख। तो लोअर ऑफ पे आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो स्टॉक को जैसे ही आप कम प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट 80,000 से कम होता है। तो लॉस ऑटोमेटिकली कैसे रिकॉर्ड हो जाता है? जब आप स्टॉक की वैल्यू का कम करेंगे। तो 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे 20,000 पे? 20,000 पे जब आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक कम होने से आपके प्रॉफिट में 80,000 की कमी आ जाएगी या 20,000 आ जाएगी? 1 लाख से अगर 20,000 आप लिखेंगे, 1 लाख की बजाय अगर 20,000 लिखेंगे तो लॉस पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या इसे 20,000 पे लिखें और 80,000 लॉस इसी साल रिकॉर्ड करें, या इसे 1 लाख पे ही रहने दें और 80,000 लॉस अगले पीरियड पे रिकॉर्ड करें? ये इस वक्त बहस चल रही है। तो इज इट एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? अब सिनेरियो 1 पे वापस आएंगे। सिनेरियो 1 में भी तो लॉस हुआ, लेकिन उस लॉस और इस लॉस में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, वहां बैलेंस शीट डेट पे ये लॉस एग्जिस्ट नहीं करता था, वो बैलेंस शीट डेट के बाद की किसी कंडीशन की वजह से लॉस हुआ। तो देयरफॉर वहां स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 75,000 की बेस पे ही होगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से मटेरियल है, ये मैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो मटेरियल अगर इवेंट है, ये लॉस सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए, 70,000 का जो ऊपर पॉइंट 1 में लॉस है, तो हम फिर नोट्स में जाएंगे और शेयर होल्डर्स को बस बता देंगे कि देयर वाज अ डैमेज ऑफ स्टॉक बिकॉज ऑफ रेंज, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली 70,000 लॉस हो गया है, लेकिन वो सिर्फ डिस्क्लोजर के तौर पे देंगे और नोट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपनी जो स्टॉक की फिगर वो 75,000 ही रखेंगे। ठीक है, दैट वाज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर होगा अगर वो सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। और पॉइंट नंबर 2 में अब हम डिस्क्लोजर मींस इंग्लिश में नहीं लिख के बताएंगे, अब हम डबल एंट्री फॉर्म में मींस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टिंग इवेंट का क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स एडजस्ट होती हैं, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर सिग्निफिकेंट होता है तो उसका सिर्फ डिस्क्लोजर होता है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 में स्टॉक 75,000 पे ही रहेगा और सिर्फ जो लॉस है वो डिस्क्लोज होगा, और पॉइंट नंबर 2 में हम अपने स्टॉक को 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है,
और उससे ऑटोमेटिकली फिर लॉस इसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या वैसे ये लॉस है इसी पीरियड का? लेकिन एक्चुअली अगले पीरियड में पता चला, लेकिन ये लॉस एग्जिस्ट करता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। एग्जैक्टली शायद कंफर्म हुआ है कितना लॉस है अल्टीमेटली, वो बैलेंस शीट डेट के बाद के इवेंट ने हमें फाइनली बताया। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो पॉइंट ए में इसके अंदर आंसर देखने एक नजर, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था पॉइंट 1 जो था, और पॉइंट नंबर 2 जो है ये फाइनली एक एडजस्टिंग इवेंट है। इनके आंसर्स भी जरा पढ़ो। नहीं करने की जरूरत नहीं होती वैसे, ये क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली ईयर एंड पे एडजस्टमेंट होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक लाख लिखने की बजाय अगर आप 20,000 लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी, वरना आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री फिर वही होगी, लेकिन जो पता है सही वो कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट हो गई। ये लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में जो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी है, ये कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्रेडिट एंट्री। अगर एंट्री फॉर्म में सोचना है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, और अगर वैसे ही सोचना है तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में स्टॉक आ रहा होगा वो भी 20,000 पे आना है 1 लाख की बजाय। तो 1 लाख से अगर आपने 20 करना है तो देयर विल बी एन एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट। ठीक है जी, चले आगे थर्ड एग्जांपल। चलिए जी थर्ड एग्जांपल पढ़े। अब बस मेरा ख्याल है यही मेन इसका कॉन्सेप्ट था, बस इसके अंदर अंदर ही सोचते रहना है आपने। ऑन 20th June 2014 factory of a debtor is destroyed by fire. On 20th July 14 court declared the customer insolvent, he is unable to pay anything against the debts. हमारी फैक्ट्री नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कस्टमर की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। और कब हुई वैसे? 20th जून। अब 30th जून ईयर एंड है जी मेरा, 30th जून 14 ईयर एंड है। लेकिन ईयर एंड के बाद 20 जुलाई को 20 दिन बाद कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि कस्टमर अब इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट क्या होता है? बैंकक्रप्ट वो होता है जो अपनी लाइबिलिटीज अब सेटल करने की पोजीशन में नहीं है। अब उसकी लाइबिलिटी होगी जो उसने पैसे हमें देने, एंड ही इज अनएबल टू पे एनीथिंग अगेंस्ट द डेट्स। अब बैलेंस शीट डेट पे 5 मिलियन रिसीवेबल था। ठीक है, अब बैलेंस शीट डेट ज़हन में रख लें 30 जून। उस डेट पे क्या कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि लॉस हो जाएगा? क्या कंडीशन थी? हाँ जी, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय होना। अल्टीमेटली जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया है वो तो बैलेंस शीट डेट के बाद ही डिक्लेयर किया है, लेकिन कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उस इवेंट ने बताया है कि लॉस एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट पे, क्योंकि कंडीशन ऑफ लॉस अराइज हो चुकी थी। वो कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हुआ है? उसकी फैक्ट्री की डिस्ट्रक्शन वाज द इवेंट जिसकी वजह से बेचारा इंसॉल्वेंट हुआ है। तो फैक्ट्री की डिस्ट्रक्शन अगर बैलेंस शीट डेट के बाद होती, फॉर एग्जांपल ये 20 जून की बजाय अगर ये डेट इस तरह हो जाए, ये 20 जून चले, 20 की जून की बजाय अगर ये जुलाई हो जाए, और फॉर एग्जांपल ये जो कोर्ट का डिसीजन है ये जुलाई की बजाय अगस्त में चला जाए, तब भी वन इवेंट तो है, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद अभी राइज हुआ है। तो कंडीशन ऑफ लॉस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में बस हम डबल एंट्री नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज कर देंगे अगर ये मटेरियल अमाउंट है। ये वर्ड्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ज़हन में रखने। हम जब भी हम कोई डिस्क्लोजर की बात करें तो साथ ये वर्ड्स लगाएंगे कि डिस्क्लोज दिस इवेंट इफ इट इज कंसिडर्ड मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज सिग्निफिकेंट। तो क्योंकि ये जून में है, ईयर एंड से पहले है, और बैलेंस शीट डेट के बाद जो इवेंट हुआ है इसने फिर कंफर्म किया है कि वाकई लॉस है, और देयरफॉर 5 मिलियन के अगेंस्ट हम बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करेंगे, एंट्री कर लेंगे या डिस्क्लोजर दे देंगे इस सिचुएशन में। हाँ जी, तो ये एडजस्टिंग मैंने पढ़ने जरा कुछ। तो आई होप कि कुछ वर्ड जरा कुछ समझ आ गए इसके। हमारा जो सारा स्कोप है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट से लेके ऑथराइजेशन डेट के अंदर अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जिस इवेंट के बारे में दिल करेगा हम एंट्री कर देंगे, जिस इवेंट के बारे में डिस्क्लोज देंगे। हमें इवेंट स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर दिए हैं, उन इवेंट्स के अंदर अंदर रहते रहते अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट होगा तो एंट्री करेंगे, और अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसका डिस्क्लोज। चलिए जी एक और एग्जांपल देखें, नंबर 4।
एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट विच एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। अब ये एक लाइन लिखी, मैं इसको समझाने के लिए जरा एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। ये वैसे डिस्कवरी क्या चीज होती है? डिस्कवरी क्या होता है? डिस्कवर नहीं, कोई चीज होती है पहले मौजूद जो डिस्कवर हो जाती है, ये आप बनाते हैं। एक इन्वेंशन और चीज होती है मेरे ख्याल। डिस्कवरी क्या होती है? कोई चीज मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं था, सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हुआ। तो फॉर एग्जांपल ईयर एंड हमारा है 2021 से 22 तक, ईयर एंड 22। ऑथराइजेशन डेट है सपोज 25 सितंबर। मैं जानबूझ के बदल रहा हूँ, ये हो सकती है वैसे। वो मैक्सिमम 120 डेज है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हो सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम इस दिन अपने डेट ऑफ ऑथराइजेशन है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन बाय मैनेजमेंट। लेट्स अज्यूम आपका कोई एम्प्लॉय था या कैशियर, चले गलत है, आपकी फैक्ट्री में कोई कैशियर साहब थे, काफी अरसे से, फॉर एग्जांपल 10 साल से वो आपके साथ जॉब कर रहे थे, आपके फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 15 जुलाई पे वाले दिन कैशियर साहब आए और आपसे उन्होंने कहा कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कनाडा का वीजा लग गया, इमिग्रेशन हो गई, देयरफॉर मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। आंखों में उनके आंसू थे, आपने बैठा लिया और हौसला दिया, यार क्या हो गया, बस जिंदगी इसी तरह होती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। देन फिर उसने आपने कहा कोई नहीं यार, अपनी इतना अर्सा हमारे साथ गुजारा है, तो इंशाल्लाह आज रात का खाना भी हमारी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना शाना हुआ, आंखों में आंसुओं के साथ एक दूसरे को आपने रुखसत कर दिया। उसकी फ्लाइट थी, वो चला गया। 20 तारीख को ऑडिट शुरू हो गया, 20 जुलाई को 5 दिन बाद ऑडिट स्टार्ट हो गया। ऑडिट जब स्टार्ट हुआ तो पता ये चला कि कैशियर साहब को डेफिनेटली कनाडा उन्होंने जाना था, उन्हें पैसों की एक्स्ट्रा जरूरत होगी। जाते जाते फैक्ट्री के तो सपोज 5 मिलियन रुपीज साथ ले गए, ठीक है, 30 जून 2022 तक। अच्छा चलें, बल्कि इसमें एक चलें और वेरिएशन क्रिएट करता हूँ। 4.5 मिलियन पता ये चला कि वो 30 जून तक ले चुके थे, इधर उधर कर चुके थे, और बाकी मैंने 15 दिन एक्स्ट्रा बनाए, पता किसी को? 15 जुलाई में डेट लिखी जब वो जॉब छोड़ गए। तो 0.5 मिलियन उन्होंने 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक इधर उधर किए। टोटल कितने पैसे ले गए? 5 मिलियन। हमें कब पता चला? बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला, ठीक है। क्या ये फ्रॉड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे एग्जिस्ट करता था? लेकिन कितना? 4.5 मिलियन एग्जिस्ट करता था किस दिन? हमें डिस्कवर बाद में हुआ, ठीक है। बाकी जो 0.5 मिलियन है वो सपोज ने अगले 15 दिनों में मिस अप्रोप्रिएट किए, ठीक है। तो इस केस में बताएं, अब ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? 4.5 मिलियन का जो लॉस था वो तो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था, आपको नहीं पता था, वो डिस्कवर बाद में हुआ। तो 4.5 मिलियन का लॉस तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट मींस इसी साल में, पिछले साल में रिकॉर्ड करेंगे। और जब बाकी का लॉस है वो फिर आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको फिलहाल सिर्फ शायद डिस्क्लोज करेंगे उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक्चुअली 0.5 मिलियन के लॉस की एंट्री फिर आप नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि समटाइम ये इंश्योरेंस करवाई जाती है, फ्रॉड्स के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस करवाई जाती है। तो अगर तो कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी मिलने का चांस है फिर तो आप नेट लॉस अपना रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस नहीं है और इन पैसों के रिकवर होने का भी कोई चांस नहीं है, तो फिर आप लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन कितने लॉस की एडजस्टमेंट करेंगे? जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, विच मींस एडजस्टिंग इवेंट है। 4.5 मिलियन तक ये एडजस्टिंग इवेंट है, और बाकी जो 0.5 मिलियन है ये फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। किस साल के एंगल से? 2022 के एंगल से नॉन एडजस्टिंग है, डेफिनेटली इसकी एंट्री होनी है, वो फिर अगले साल हो, ठीक है। इस साल के एंड पे सिर्फ हम डिस्क्लोजर देंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड पढ़े, सेंटेंस क्या लिखा था?
आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विच एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग पीरियड। डिस्कवर कब हुआ? आफ्टर, लेकिन कब एग्जिस्ट करता था? बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था। तो कितना एग्जिस्ट करता था? 4.5 मिलियन एपिसोड। तो ये बना लें जरा कि डायग्राम छोटी सी बन से पेज के ऊपर ले जाओ, ये नंबर 4 के साथ कर बना। तो ये जो डिस्कवरी हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद, ये एक इवेंट है। इस इवेंट ने कितने लॉस की कंडीशन को कंफर्म किए? 4.5 के लॉस की कंडीशन को कंफर्म किया जो बैलेंस शीट डेट पे है। और कौन सी कंडीशन ऑफ लॉस अराइज ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है? 0.5 मिलियन की। ये जो स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने लिए थे, इसमें ये नंबरिंग A2 A1 है भी कि नहीं, या डिफरेंट है? मुझे एक बच्चा कह रहा है कि उसके पास नंबरिंग ABC है स्टैंडर्ड्स में। है? नहीं नहीं, नंबरिंग उनकी डिफरेंट है। नहीं, अब तो 3 भी है ना लोगों के पास। चले मुझे एंड में याद करा दीजिएगा, मैं फिर एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या ढूंढ के लेके आना। ये एंड में डिस्कस कर लेंगे सर। जी अब्दुल्ला, जो आप सोच रहे हैं वही हकीकत है। ये जो आवाज़ें आ रही हैं, इन आवाज़ों से धोखा ना खाएं। ये आवाज़ें मैंने इसलिए लगाई हुई ताकि आपका दिल लगा रहे, ताकि आपको महसूस हो कि आपके अलावा भी कोई है। कहीं आप ये महसूस ना करें कि अकेले की पढ़ रहे हैं। ये ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। ये काइंडली नोट करके जरा बताइए। ये ऑडिट की डेट है सर। ये जो मैंने 20 तारीख लिखी, ये ऑडिट स्टार्टिंग डेट थी। नहीं नहीं, एक मैंने कहा था 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, नॉर्मल ये है। लेकिन इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, ये मतलब ये वाला ऑडिट हो सकता है हमने खुद ही किया हो। नहीं सर, वो सिर्फ चेक करें, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करते, और सैंपल बेसिस पे चीजें चेक करते हैं। ऑडिट सर ऐसे थोड़ी, कंपनी ने तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करनी है ना। तो ऑडिट का मतलब क्या है कि जो फिगर्स फाइनल हुई हैं उनको चेक किया जाए कि ये सही फाइनल हुई है नहीं। ऐसे थोड़ी कि जो उन्होंने अगर फाइनल की होंगी तो सही की होंगी। जी ठीक है जी, यहाँ तक सब बात, कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पेज नंबर निकालें इस वक्त आप 99 पे आ जाए। जी मेरा ख्याल है ये सब जरा बच्चों के साथ ना वो शेयर कर देना, वो आई कैप की साइट पे लिंक है ना, जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया। अब तो 3 वाले मिलेगा मेरा ख्याल है। तो ये इनके साथ लिख लो अपने पास, लिंक शेयर करना है मेरा। आई कैप की साइट से तरीका थोड़ा सा बता दीजिएगा उनको जिन्होंने अभी तक नहीं लिया। जरूरत पड़नी है, FA2 में जरा ज्यादा स्टैंडर्ड है।
जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड से हेल्प हो जाती है। ये सर आप पेज नंबर 99 पे है और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की हेडिंग पे। आगे जरा एक लाइन हमने पढ़ी थी, बाकी पढ़ना। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड डिफाइंड एज, फर्स्ट लाइन देखने दोबारा, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अरोज after the balance sheet date. Non adjusting events are not taken into account means adjusted entry नहीं करते when preparing the current year financial statements, but may need to be disclosed if considered material. If the event gives information about a condition that only developed after the year end, then this event has obviously no connection with the financial statement that are being finalized. If, however, the event is so material that non-disclosure thereof would affect the user's understanding of the financial statements, then although the event is non-adjusting one, disclosure of event may be appropriate. ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन हुआ। नीचे एक एग्जांपल है, कंडी इंडिविजुअली जरा देखो, नीचे सॉल्यूशन लिखा है। ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग? ये डिस्क्लोजर देंगे या डबल एंट्री करेंगे? असल में डिसाइड ये करना होता है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से अल्टीमेटली शायद लॉस हो रहा है। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे लॉस की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और बाद में कंफर्म हुई है तो एडजस्टिंग है, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग है। बाकी डेफिनेटली इंशाल्लाह सिनेरियोज में आके और एक्सप्लेन करते जाएंगे। छोटी सी दो बातें और कंफर्म साथ फाइनल करना जरा। नेक्स्ट रैक आ गया डिविडेंड। इसको पढ़ने की बजाय जरा वैसे ही आप बताएं जरा, डिविडेंड अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट के बाद डिक्लेयर हुआ हो तो बताएं उसकी हम डबल एंट्री करते हैं करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं। अगर बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे डेट पे उसका डबल एंट्री करके इफेक्ट लेते हैं या सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं? तो अगर सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कोई एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है? क्या ख्याल? तो हमने मतलब हमेशा क्या पढ़ा है कि अगर बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, क्योंकि डिविडेंड लायबिलिटी किस दिन बनता है? जब वो डिक्लेयर होता है। और अगर वो डिक्लेयर ही बैलेंस शीट डेट के बाद हो तो फिर हम एंट्री भी उस दिन करेंगे जिस दिन वो डिक्लेयर होगा। और अगर इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ तो उसी डेट पे एंट्री होगी, विच मींस पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज सिंपली अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज पर IAS 10। और शायद इसी की वजह से हम FA1 में ये पढ़ते थे कि डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद जो डिक्लेयर हुआ उसका सिर्फ डिस्क्लोजर आना। हाँ, अगर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हो जाए तो फिर वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की बहस ही नहीं है। नहीं, वो बहस ही नहीं है, फिर तो सिंपली एंट्री हो जाएगी। एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, ये होना बैलेंस शीट डेट के बाद है। तो अगर ये बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो इसका सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा, which means dividend as per IAS 10 if declared after the balance sheet date is a non adjusting। ठीक है, और वो डेफिनेटली अगर ड्यूरिंग द ईयर को डिक्लेयर हुआ वो चाहे फाइनल हुआ, क्योंकि हमारे साल में पिछले साल का भी तो डिक्लेयर हुआ होगा। तो पिछले साल का डिक्लेयर हुआ या इस साल का डिक्लेयर हुआ, अगर डिक्लेयर हो गया तो उसकी एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर अगले साल में जाके कोई पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, वो अब इंटरम हो या फाइनल हो। लेकिन हमने नॉर्मली फिर ये एक एजम्पशन ली हुई है कि इंटरम अगर हमें डेट्स ना पता हो डिक्लेरेशन की तो जिस ईयर का होता है उसी साल डिक्लेयर हुआ होगा, और अगर फाइनल है तो जिस साल का होगा उससे अगले साल डिक्लेयर हुआ होगा। लेकिन अगर हमें डेट्स पता चल जाए तो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, और अगर डिक्लेरेशन डेट है बैलेंस शीट डेट के बाद तो उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे अगर बैलेंस शीट डेट के बाद। नहीं सर, प्रॉफिट होना ये कंडीशन ही नहीं है। क्या प्रॉफिट होने के बावजूद मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि हमने डिविडेंड नहीं देना? तो प्रॉफिट होना का हरगिज मतलब नहीं कि डिविडेंड लेना लायबिलिटी बन गया।
तो बैलेंस शीट डेट पे प्रॉफिट तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन प्रॉफिट अगर एग्जिस्ट करता भी था तो डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, डिक्लेयर होने के बाद देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैनेजमेंट पे पेनल्टी भी है। लेकिन वो किस वक्त है, प्रॉफिट की वजह से है या डिक्लेयर होने के बाद है? तो डिक्लेयर होना इज द इवेंट जिसकी वजह से वो लायबिलिटी बना। तो अगर वो बैलेंस शीट डेट पे डिक्लेयर कर दें तो फिर लायबिलिटी बन गई है, और अगर बैलेंस शीट डेट पे प्रॉफिट है भी लेकिन उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया तो डिविडेंड देना लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन पे लायबिलिटी बनता है, इसलिए अगर वो बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ तो बैलेंस शीट डेट पे वो लायबिलिटी नहीं, लेकिन है क्योंकि इस साल का, इसलिए अगर शेयर होल्डर्स को बता दिया जाए तो जरा उन्हें हौसला हो जाएगा कि हाँ जी डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन एंट्री करके नहीं बताना, फिर डिस्क्लोजर देकर बताना। तो पढ़िएगा जरा काइंडली, डिविडेंड रिलेटिंग टू द पीरियड अंडर रिव्यू that are declared during the post reporting date period must not be recognized since they do not meet the criteria of a present obligation। यानी बीच में 37 के वर्ड्स भी आ रहे हैं। ये किस दिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनेगा? जिस दिन डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होगा तो ऑब्लिगेशन बनेगा। बैलेंस शीट डेट पे अगर डिक्लेयर हो जाए तो उस दिन बन जाएगा, लेकिन अगर बैलेंस डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है तो ऑब्लिगेशन उस दिन बनेगा। और दे डू नॉट मीट द reflect the present obligation because the obligating event is the declaration। declaration is the obligating event जिसकी वजह से अब हमारी liability है। प्रॉफिट होने से डिविडेंड कंपलसरी नहीं है। अब हो सकता है मैनेजमेंट डिसीजन ले ले कि हमने रिटेन करना, हाँ डिक्लेयर होने के बाद अगर आप नहीं देंगे वो फिर लॉ में पेनल्टीज है। ठीक है, एंड वेयर दिस डिक्लेरेशन डज नॉट अकर बिफोर द इवेंट इट इज नॉट अ पास्ट इवेंट, दीज मस्ट बी डिस्क्लोज। पढ़ने तो रखना तो पैराग्राफ। मतलब ये सारा ये डिविडेंड वाला पैराग्राफ किस डिविडेंड की बात हुई? आफ्टर द बैलेंस शीट रिव्यू, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पीरियड पे अगर डिक्लेयर हुआ। बहरहाल वो भी अब पुरानी चीजें भी जैसे कहीं निकल ना जाए। अगर हमें डेट्स का ना पता हम क्या ज्यूम करेंगे कि इंटरम जिस साल का उसी साल में डिक्लेयर होगा, और अगर फाइनल है तो जिस साल से रिलेटेड है उससे अगले साल में डिक्लेयर हुआ होगा। अगर लेकिन अगर डिक्लेरेशन डेट्स पता है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उन डेट्स के मुताबिक डिसीजन लेंगे। जी जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर अब डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है पास्ट इवेंट है, और उस डिक्लेयर होने की वजह से अब हमें डिविडेंड देना कंपलसरी है, देयरफॉर लायबिलिटी बन जाएगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन इज द पास्ट इवेंट जिसकी वजह से डिविडेंड लायबिलिटी बनेगा। ठीक है सर? प्रॉफिट इज नॉट अ पास्ट इवेंट जिसकी वजह से डिविडेंड देना जरूरी है। डिक्लेरेशन इज द इवेंट जो हमारी ऑब्लिगेशन बना देगा। ठीक है, नहीं वो तो डेफिनेटली नहीं, वो फिर उनकी मेरे ख्याल पता नहीं इम्प्रीजमेंट भी है शायद, मुझे लास्ट जहन में सही नहीं है, लेकिन पेनल्टी के साथ साथ नहीं, फिर वो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स नहीं देने देंगे ना, इस तरह का कोई इवेंट है नहीं शायद, लेकिन वो इसलिए शायद है रखी हुई है कि एक दफा सोच समझ के डिसीजन लें। देन सर एक बीच में कॉन्सेप्ट आ रहा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में था, तो सुना कभी ये लफ्ज? जिस तरह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, जिस तरह मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है वैसे? अगर लॉस एक्सपेक्टेड है तो रिकॉर्ड करना, एसेट्स ओवर स्टेट ना हो, लायबिलिटीज अंडर स्टेट ना हो। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी चीजें जो शेयर होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकती हैं, उन चीजों को मिस अप्रोप्रिएट, उन चीजों की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट चीजें सही होनी चाहिए। और भी हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैंने बताया था लीज में। अगर कभी लीगल ओनरशिप और फैक्चुअल ओनरशिप में डिफरेंस हो तो अकाउंटिंग जो है वो फैक्ट्स के एंगल से होती है। अगर अपने को लीज एसेट लिया हुआ है तो लीगल ओनर कौन है? बैंक है, लेकिन इस्तेमाल आप करके बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो इवन देन आप जो इस्तेमाल करके बेनिफिट्स ले रहे हैं फैक्चुअली आप ओनर है, तो उसके एंगल से फिर आप फैक्ट्स की बेस पे काउंटिंग करते हैं। एक इसमें फिर गोइंग कंसर्न भी है।
तो गोइंग कंसर्न की पहले डेफिनेशन पढ़ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है क्या, बाकी फिर अब इस गोइंग कंसर्न का बीच कॉन्सेप्ट क्या है इस IS 10 में, उस पर आ जाएगा। जी गोइंग कंसर्न अजम्पशन से पहले इसकी डेफिनेशन आ रही है मेरे ख्याल एक पेज के एंड पे, आप है पेज नंबर 99 पे। The entity will continue its business in the foreseeable future। अब एक डेफिनेशन लिखी हुई अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, यहाँ फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब है नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। मसलन अगर हम 30 जून 2021 के एंड पे खड़े हैं तो फोरसीएबल फ्यूचर का यह मीनिंग है कि 30 जून 2022 तक कम से कम बात हो रही है। Entity will continue its business in the foreseeable future ब्रैकेट छोड़ दें and has neither the intention nor the necessity of liquidation or cease trading। इंटेंशन एक वर्ड अंडरलाइन करें, एक नेसेसिटी वर्ड अंडरलाइन करें। लिक्विडेशन का मीनिंग पता, वाइंडिंग अप की बात हो रही। असल में सर ये कॉन्सेप्ट ये है कि हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे आपने, मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट 30 जून 21 है। एज एन अकाउंटेंट हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे आपने खड़े होके ये सोचना है कि क्या नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। देखें जो फ्यूचर है वो है तो रब के हाथ में, लेकिन बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस विच आर ऑन द बैलेंस शीट डेट हम एक असेसमेंट करेंगे कि क्या नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारा बिजनेस बंद होने को कुछ चांस तो नहीं है। और दो चीजें हो सकती हैं बंद होने की दो रीजन हो सकती है मेन। एक तो नंबर वन नेक्स्ट लाइन में एक लिखा हुआ इंटेंशन, एक है नेसेसिटी। एक तो ये है कि हमारा अपना इरादा है कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम अपने बिजनेस को स्टॉप कर देंगे। और एक ये भी हो सकता है कि हमारा इरादा तो नहीं है लेकिन हमारे पे बैंकों के लोन ही इतने हो गए हैं जिस वजह से ये मजबूरी हो जानी है कि लोन्स अदा करने के लिए हमारे एसेट्स बेचने पड़ने हैं और देयर फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारा बिजनेस स्टॉप होता है। तो मजबूरी भी हो सकती है नेसेसिटी, और इंटेंशन मीन्स अपना इरादा भी हो सकता है। तो अगर अपने किसी इरादे या मजबूरी की वजह से लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में बिजनेस बंद हो जाएगा तो फिर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगा। इट मीन्स अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ना तो हमारी कोई इंटेंशन है और ना ही कोई नेसेसिटी है कि हम बिजनेस को नेक्स्ट 12 मंथ्स में बंद करें। इन अदर वर्ड्स अगर हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 12 मंथ्स में बिजनेस चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है, ना हमारी इंटेंशन है ना कोई नेसेसिटी है कि बंद हो जाए, तो देयरफॉर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न कहलाएगा। और अगर हमारी किसी इंटेंशन या नेसेसिटी की वजह से बिजनेस ने स्टॉप हो जाना हमें लग रहा है तो हमारा फिर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगा 30 जून 2021 पे। क्या बंद हो गया है, लेकिन अगर लग रहा है कि हम खुद इसे स्टॉप कर देंगे या फॉर एग्जांपल हम खुद तो नहीं करना चाहते लेकिन कोई ऐसी मजबूरी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से स्टॉप हो जाना है, तो किसी वजह से भी अगर इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में स्टॉप हो जाना है तो हमारा बिजनेस फिर अब गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगा हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे। नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने एक असेसमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी वैलिड है, व्हिच मींस बिजनेस इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न। और अगर अदरवाइज हो जाए बिजनेस से बंद हो जाना है किसी वजह से, हमारी अपनी मर्जी से या नेसेसिटी की वजह से, तो हमें लग रहा है कि हो जाना है, तो देन हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं कहलाएगा। तो पहले तो ये डेफिनेशन जरा फाइनल कर लें। नहीं नहीं वो तो अब वो भी मैं बाद में बीच में लाता हूँ जरा। अब इस IS 10 में इसका क्या काम आ गया ये बात की बहस से पहले एक सेकंड जरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन पहले फाइनल कर लें। तो अगर मैं कहूँगा आपसे कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो आपके ज़हन में क्या वर्ड्स आएंगे कि बिजनेस ने नेक्स्ट 12 मंथ्स इंशाल्लाह चलते रहे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपके ज़हन में ये आएगा कि इसने अब नेक्स्ट 12 मंथ्स में बंद हो जाना है या हमारी इरादे की वजह से हो जाना है या किसी नेसेसिटी की वजह से। मतलब फॉर एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 90 साल हो गई है और मैं ये इरादा करता हूँ कि यार अब बस बहुत बिजनेस हो गया, बाकी की सारी जिंदगी अब मैंने रब की इबादत में गुजारनी और मैंने अपना बिजनेस बंद कर देना, ठीक है। लेकिन एक और सिचुएशन ये है कि अब 90 साल हो गई, इवन देन मेरा इरादा तो कोई नहीं है
लेकिन मैंने 90 साल में लोगों के साथ कर्जे कुर्जे इतने उठा लिए लोगों से कि अब उन्होंने मेरा बिजनेस बंद करा ही देना है, तो ये फिर मेरी मजबूरी भी हो सकती है। ठीक है जी, ऑनलाइन समझ आई कुछ गोइंग कंसर्न क्या होता है? बाकी इसका इस टॉपिक से क्या लिंक है वो भी डेफिनेटली अलग है। जी, अब आ जाए जरा इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका मतलब अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है तो इससे अकाउंटेंट इसका अकाउंटेंट की अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। इफ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न का मतलब बता दें जल्दी से, आपको क्या पता चला? अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है, हमें लग रहा है कि चला चलता रहेगा, तो देन प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती है। मींस फॉर एग्जांपल IS2 है, इन्वेंटरीज है IS2 खोल लें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS16 खोल लें, बोरिंग कॉस्ट IS23 खोल लें, टैक्स है IS12 खोल लें। जो रेलिवेंट एरिया है उस पर स्टैंडर्ड खोल के अप्लाई कर दें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर दें, अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है। लेकिन अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है? क्या अभी इसे बंद हो जाना है? अगर इसने अब बंद हो जाना है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका बदल जाता है। फिर अब आप स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे। अब सिंपली देखिए, अगर बिजनेस बंद होना तो फिर होना क्या है? अब एसेट्स बेचे जाएंगे और एसेट्स बेच के उसकी लायबिलिटी सेटल की जाएंगी। तो अब शेयर होल्डर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगी कि एसेट्स कितने के बिकेंगे और लायबिलिटीज किन वैल्यूज पे सेटल होगी। तो अब स्टैंडर्ड्स नहीं, अब आप क्या करेंगे? देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यूज फॉर एसेट्स and settlement values for liabilities rather than relevant accounting standards. Means for example, अब statement of financial positions in मिला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने अब कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल वाली स्टोरी खत्म है। अब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जितने एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू सामने लिखेंगे, ये लिखेंगे कि कितने पे बिकना है। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट NRV की बजाय मार्केट वैल्यू पे आएगी, इसने बिकना कितने पे। तो इन अदर वर्ड सारे एसेट्स के सामने उनकी मार्केट वैल्यूज और सारी लाइबिलिटीज कितने पे सेटल होनी है उनकी सेटलमेंट वैल्यूज आएंगी। So rather than applying the requirements of the relevant standards, the financial statements will be prepared on the basis of market values for assets and settlement values for liabilities rather than applying the specific requirements of the standard. अगर आपको ईयर एंड पे लग रहा है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, और अगर ईयर एंड पे लग रहा है कि बिजनेस ने वाइंड अप हो जाना है तो रादर देन कि आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यूज और सेटलमेंट वैल्यूज रिस्पेक्टिवली पे मेजर करेंगे। ठीक है, अभी भी मैंने IS10 की कोई बात बीच में नहीं की है। गोइंग कंसर्न होता क्या है और गोइंग कंसर्न होने से और ना होने से अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ता है, बस मैंने ये बात की। तो यहाँ तक जरा देख लें, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पहले वो डिस्कस करें। वो तो गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में आएंगे नहीं, उस साल की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनानी ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बिजनेस बंद तो नहीं हुआ ना, लेकिन अब हो जाना है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को बस ये बताएंगे कि इसके एसेट्स बेच के क्या मिलेगा और लायबिलिटीज किन वैल्यूज पर सेटल होंगी, ताकि उन्हें ये पता चले कि बाद में हमें भी कुछ मिलना है या नहीं। उन्हें कब मिलेगा? एसेट्स बेच के पहले लायबिलिटी सेटल होनी है, फिर अगर कोई बचेगा तो उन्हें मिलना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पे करने के बाद फाइनली अगर शेयर होल्डर्स का हम पहुंच जाए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो उन्हें उन्हें वो इसमें अब इंटरेस्टेड होंगे कि बिजनेस बंद होने पे हमें भी कुछ मिलना है या नहीं मिलना। ठीक है, अदर देन कि हम एमी एक्रूवल बेसिस पे प्रॉफिट दिखाते रहे और एंड में मिलना मिलाना कुछ है नहीं। ठीक है जी, ये मतलब यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हमने IS10 में इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बात क्यों की है? एक सेकंड बोर्ड पर देखो। लेट्स अज्यूम पेप्सी इंटरनेशनल का पाकिस्तानी बिजनेस है। फर्स्ट जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक ईयर एंड तक आ रहा है।
लेट्स अज्यूम इसकी ऑथराइजेशन डेट थी, डेट ऑफ ऑथराइजेशन है 25 सितंबर 2022। तो 20 अगस्त पे 20 अगस्त 2022 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पहले या बाद में? बाद में। ऑथराइजेशन से पहले या बाद में? ऑथराइजेशन से पहले 20 अगस्त 2022। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट मजबूर हो गई 20 अगस्त 2022 पे कि पेप्सी बैन कर दी जाए। नौजवानों ने ऐसी कैंपेन चलाई कि नौजवान सोचने पे मजबूर हो गए कि यार मारी की हाथ की लस्सी पिया करेंगे, और गवर्नमेंट ने नौजवानों के प्रेशर में आके पेप्सी का पाकिस्तान में बैन ही कर दिया। स्कूलों कॉलेजों में तो मेरा ख्याल पहले ही बैन है, और नौजवानों ने कहा जब यहाँ बैन है तो बाहर पी के क्या करना है, और इंशाल्लाह लस्सी पिया करेंगे। उसको देखने में भी अच्छी लगती है, फिर मारी के हाथ की होगी, उसमें मोहब्बत प्यार भी होगा, तो पेप्सी पी के क्या करना है। इतनी कंपेन ये चली कि गवर्नमेंट ने पेप्सी को बैन कर दिया। ठीक है, बस बाकी काइंड ये स्टैंडर्ड की तरफ आ जाए। सॉरी मैंने वन सेकेंड आपके जरा जज्बात से खेलने की कोशिश की, लेकिन कोक है मेरा ख्याल अभी। हौसला रखिएगा। अब आप ये बताएं, अभी अब पेप्सी पाकिस्तानी बिजनेस की बात हो रही है, क्या ये इवेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन अब डाउटफुल कर देगा? पेप्सी बैन, बिजनेस खत्म, क्या अब ये बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा? क्या कर, नहीं अभी मैंने कुछ नहीं कर, मगर पहले नहीं, मैंने जो सिंपल बात की है, बिजनेस बैन हो गया, अब ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा। अब ये इवेंट हुआ कब है, बैलेंस शीट डेट से पहले या बाद में? क्या ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है? अभी तक आपको क्या पता है, जो भी आपको आईएस10 के बारे में पता है, ये एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन ये आईएस10 ये कहता है, अब एक एक्सेप्शन सॉर्ट ऑफ आ रही है। नॉर्मल तो ये है कि कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है और बाद में कंफर्म हुई है तो एडजस्टिंग है, अदरवाइज अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद राइज हुई है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सिंपल तो ये है। लेकिन एक एक्सेप्शन सॉर्ट ऑफ ये है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है, ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है जिससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो जाए, तो ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट अगर नॉन एडजस्टिंग भी हो तो वो भी एडजस्टिंग के तौर पे ट्रीट होता है। आप इसे इस तरह से कहना, एक्सेप्शन ऑफ द रूल जिस तरह होता है कि ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन को डाउटफुल कर दे, वो फिर एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ठीक है, मतलब मेरी इस बात का क्या हुआ, अगर हम एज इट इज आईएस10 जो अभी तक हमें पता है पढ़े, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर होगा। लेकिन एक सेकंड अभी जरा शेयर होल्डर बने जरा, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलनी है 25 सितंबर पे, उस पर लिखा हो इंशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बिजनेस बड़ा अच्छा जा रहा है। और 20 सितंबर 20 अगस्त वाले दिन जब आपने अखबार पढ़ा होना या कोई खबरें सुनी होनी, तो आपको पता चला हमारा बिजनेस में वाइंड अप हो गया, तो आप कहेंगे यार ये अजीब लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है। तो पता हमें है, देयरफॉर अब शेयर होल्डर्स को शायद हकीकत बता देनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इस साल ही की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बता देना चाहिए। ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट इतना सिग्निफिकेंट हो कि उससे बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही डाउटफुल हो जाए, तो ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट फिर एडजस्टिंग कंसिडर होता है। विच मींस अब ये जो 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ये स्टैंडर्ड्स की बेस पे बनेंगी या मार्केट वैल्यूज सेटलमेंट वैल्यूज की? अब ये स्टैंडर्ड्स की बेस पे नहीं बनेंगी, इसमें मार्केट वैल्यूज और सेटलमेंट वैल्यूज की बेस पे वर्किंग हुई होगी। ठीक है, तो जो मैंने कहा है अभी आपके सामने लिखा हुआ नजर आपको आ जाएगा, तो शायद ऐसे ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ तक मेरे वर्ड समझ आ गए? आए जरा पेज नंबर 100 पे जरा। वर्ड बाय वर्ड जरा मेरे साथ पढ़ा। मैं कहता है गोइंग कंसर्न assumption, a deterioration in the operating results and financial position after the end of the reporting period may indicate that the going concern assumption is no longer appropriate.
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट कुड लीड टू गोइंग कंसर्न एज अ प्रॉब्लम। ये उसकी एग्जांपल्स अभी आ जाएंगी। एग्जांपल लिखिए जी, सपोज गवर्नमेंट बैंड द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैंने अभी आपके सामने बनाई। इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन। यहाँ तक ठीक है? However, it is if a non-adjusting event affects the going concern assumption of the entity, then it is treated as adjusting event. एक ऐसा significant non-adjusting event है जिससे going concern assumption doubtful हो गई है, ऐसा event क्या बन जाता है? Adjusting event that the financial statement should be prepared according to the market and settlement values on the reporting date. रिपोर्टिंग डेट समझ आ जाएगा? अब इस तरह से फाइंड कर लें जरा। दिस इज वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द नॉर्मल रूल दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द कंडीशन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्या ये कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे थी? बाद में राइज हुई है, लेकिन इवन देन हम इसे एडजस्टिंग बना रहे हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक एक्सेप्शन टू द रूल है। ठीक है? तो जो डिटीरियोरेशन हो रही है, खराबी हो रही है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में या ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में, डिटीरियोरेशन तो ठीक है ना, खराबी पैदा हो रही है बैलेंस शीट डेट के बाद अगर हो रही है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट है कि उससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर डाउटफुल हो जाए तो ऐसा नॉन एडजस्टिंग इवेंट एडजस्टिंग बन जाएगा। ये लाइन जरा जहां से अंडरलाइन में कर रहा हूं उसका थावर से आगे जरा ढूंढिएगा सेकंड पैराग्राफ में, एग्जांपल की सेकंड पैराग्राफ में। If a non-adjusting event affects the going concern assumption of the entity, then it is treated as adjusting event. ठीक है? एग्जांपल्स आप देख लें कौन कौन से नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स हो सकती हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ अ मेजर कस्टमर leading to their inability to pay their debts to the agreed schedule if at all. Financial difficulty of a major customer. आपका फॉर एग्जांपल कोई एक ही मेजर कस्टमर है और वही फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ गया। एक तो बहुत से कस्टमर्स हैं, उनमें से कोई एक अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है तो शायद उससे आपको आपका बिजनेस इतना मुतासर नहीं होगा कि आपका भी बंद हो जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका एक ही मेजर कस्टमर है जो आपसे चीजें खरीदता है और वही कस्टमर अब फाइनेंशियली डिफिकल्टी में आ गया, तो उसके बंद होने के साथ साथ हो सकता है हमारा बिजनेस भी इफेक्ट हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में इसकी एक प्राइम एग्जांपल है, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इनका एक ही कस्टमर वापडा है। वापडा को बिजली बेचते हैं और फिर वापडा आपको पहुंचाती है। तो अगर वापडा ही फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ जाए तो ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें भी पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? तो उनका सोल कस्टमर जो है वापडा है। तो अगर एक ही कस्टमर है या एक या दो कस्टमर है और उनमें से एक मेजर कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ गया, तो उसके पैसे ना देने से हो सकता है हम भी अल्टीमेटली अपना बिजनेस बंद करवा बैठे। ठीक है? नंबर 2, एन इवेंट लीडिंग टू द क्रूशियल नॉन करंट एसेट फॉलिंग आउट ऑफ द यूज। ये पाकिस्तान में भी एक इवेंट हुआ था कि नेशनलाइजेशन हुई थी 1970s में। नेशनलाइजेशन का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने कहा था सारी प्राइवेट फैक्ट्रीज हमारी हैं। कब्जा अच्छा वर्ड नहीं है, नेशनलाइजेशन बोल देते हैं कि अवाम की हो गई हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा था, तो प्राइवेट ओन जितने बिजनेसेस थे वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिए थे। तो इस इवेंट से अब जिनके भी बेचारों के बिजनेसेस थे उनके हाथ से निकल गए थे और देयर फॉर बिजनेसेस खत्म हो गए, तो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहे। ठीक है? वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दी, फिर गवर्नमेंट ने चलाने की कोशिश की, तो वो एक अलग बहस है कि फिर क्या बनाऊंगा, तो इसे नेशनलाइजेशन बोला था। ठीक है? इवेंट लीडिंग टू द क्रूशियल मेन नॉन करंट एसेट्स ही आपके या तबाह हो गए। फॉर एग्जाम्पल तो खुदा न खासा आग लगी और इंश्योरेंस एग्रीमेंट अप्रोप्रिएट नहीं थे, जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम मिलने का चांस नहीं है, फैक्ट्री जल गई, जिससे अब लग रहा है कि बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है? फिर शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज। आपका रॉ मटेरियल किसी फॉर एग्जांपल मुल्क से इंपोर्ट होता है, उस मुल्क के हालात सही नहीं रहे जिस मुल्क से आपका रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, तो उस आपके अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आ सकेगा तो आपकी फिनिश गुड शायद ना बन सके। ठीक है? जिस तरह ये KFC जो है, इसका जो सारा रॉ मटेरियल है, इसका क्या रॉ मटेरियल है वैसे? इसका जो चिकन है मेन वही है, वो सारा चाइना से आता है। मेरे ख्याल है सबसे पहले मैंने सुना था मेजर चाइना से आता है। चाइना से हलाल चिकन पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। तो अगर अब फॉर एग्जांपल उसकी की शॉर्टेज हो जाए जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, अल्लाह ना करे वैसे, अल्लाह ताला मुझे माफ करते हैं, तो कहीं से भी मतलब कोई भी रॉ मटेरियल आपका अगर बिजनेस चल रहा है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो आपका अपना बिजनेस भी डाउटफुल हो जाएगा। एग्जांपल्स पढ़े हम किस चीज की एग्जांपल देंगे? गोइंग कंसर्न
इवेंट्स क्या क्या वो कौन से इवेंट्स हो सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस की गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हो सकती है। इमरजेंस ऑफ अ हाईली इफेक्टिव कंपेटिटर, ये मैंने कल भी बताया था। फॉर एग्जांपल आप लोग केएफसी के सामने अपना ब्रांड लॉन्च कर दो तो केएफसी बेचारी का क्या बनना। इमरजेंस ऑफ हाईली इफेक्टिव कंपेटिटर, कोई ऐसा कंपेटिटर आ गया मार्केट में जिसके आने से आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, आपकी सेल्स अफेक्ट हो जाए, तो ये भी एक इवेंट हो सकता है जिससे आपका अल्टीमेटली शायद बिजनेस डाउटफुल और बिजनेस का सर्वाइवल डाउटफुल हो जाए और देयर फॉर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना रहे। ठीक है, अपने आप कंटेंट स्ट्रीम ना करें, आप काफी कुछ कर सकते हैं। जी ऑनलाइन सर्च ठीक है। ये अगर शॉर्टेज आफ्टर ये इनमें से कोई भी इवेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, इनमें से कोई भी इवेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है और उससे आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, अब ये सिर्फ 4 एग्जांपल्स दिखी हुई, कोई भी ऐसा इवेंट जिसके हो जाने से आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा, तो इवन दो कि वो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे कंसिडर, मतलब सिंपल द कॉन्सेप्ट इज दिस। ठीक है जान मोहम्मद सर, है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब अगर तो देखें बैलेंस शीट डेट से पहले ही काम हो जाए, अगर तो ये बैलेंस शीट डेट से पहले ही इवेंट्स हो रहे हैं फिर तो वैसे ही बहस खत्म है, फिर तो वैसे ही IS10 की बहस ही नहीं आएगी। लेकिन इवन देन के ये बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑथराइजेशन से पहले पहले इवेंट्स हो गए, इवन देन ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स एडजस्टिंग के तौर पे ही कंसिडर होंगे। मींस आप इन इवेंट्स की बेस पे, इन इवेंट्स की बेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मार्केट वैल्यू सेटलमेंट वैल्यूज की बेस पे बनाएं। जी स्टैंडर्ड्स के हवाले से जरा मैं जो असल में आपने स्टैंडर्ड्स जो लाने ना उसमें जरा काइंडली जब स्टैंडर्ड आप खोलेंगे ना तो उसके ऊपर IES लिखे होंगे। जिन हजरात के पास पुराने उनको तो मैंने वॉल्यूम बता दी है, लेकिन अगर कोई वैसे तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड के अगर आप वॉल्यूम खोलेंगे ना तो उसमें एक स्टैंडर्ड के ऊपर ऊपर नंबरिंग हुई हुई है, ये पेज के ऊपर नंबरिंग हुई हुई है, तो जिसमें IES लिखे होंगे ना वो चाहिए हमें। एक IFRS वाले भी हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, नहीं वो नंबरिंग मेरे ख्याल है जो नए जिनके पास है उनकी शायद डिफरेंट है। तो एक वो चाहिए हमें जो कैफ वाले हैं जिसमें IES के नाम से 1 2 3 4 5 6 7 चल रहा है, एक वो चाहिए। और दूसरा हमें चाहिए, दूसरा मैंने पार्ट भी बोला था, फिर दूसरा हमें चाहिए जिसमें एग्जाम्पल्स हैं। तो आप अपने पास स्टैंडर्ड रख लीजिएगा, मेरे ख्याल उसको डिस्कस कर लेंगे। आप अपने पास जो भी आपके पास वॉल्यूम्स अवेलेबल है उसको साथ रख लीजिएगा, उसमें से फिर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा हमें जरूरत है। तो स्टैंडर्ड्स वाले चाहिए हमें, जो तीनों रख लीजिएगा, उसमें से फिर जहां जहां जाना है मैं अकॉर्डिंगली बता दूंगा। ठीक है जी, ओके जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी